दोस्तों, पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम को लेके बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम की आबादी को लेके बड़ी बहस छिड़ चुकी है और कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान देश की डेमोग्राफी बदलने पर लगे हुए हैं। इसी क्रम में बिहार का सीमांचल, जिसमें कि 4 जिले आते हैं, किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, तो इन 4 जिलों में कहा जा रहा है कि पूरी देश से भी ज़्यादा आबादी रफ्तार से बढ़ रही है। क्या बिहार के सीमांचल में रोहिंग्या और घुसपैठिए मुसलमान सीमांचल का डेमोग्राफी बदल रहे हैं? आखिर वो ये सब किसकी शह पे कर रहे हैं? किसका राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो रहा है? और वो कौन सा जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, अपने गांव और अपने ज़मीन को बेचकर छोड़कर भाग रहे हैं? अनसेंसर्ड में आज बात सीमांचल के हिंदू और मुसलमान की। दोस्तों, बिहार के 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, इसे सीमांचल कहा जाता है। इसकी सीमाएं नेपाल के आसपास सटती हैं और नेपाल की ऐसी कई सीमाएं हैं जो बांग्लादेश से साझा होती है, और वो बॉर्डर बिल्कुल खुला इलाका है जहां से आसानी से घुसपैठिए नेपाल के रास्ते बिहार के सीमांचल में प्रवेश पाते हैं। सीमांचल में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी न सिर्फ राजनीतिक विषय बना हुआ है, बल्कि वहां के हिंदुओं के लिए भी चिंता का कारण बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई इलाकों में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। उन्हें अपनी ज़मीन और मकान बेचकर पलायन करना पड़ रहा है, और मुसलमानों के बढ़ते प्रभुत्व के वजह से हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अचानक से विगत कुछ वर्षों से मुस्लिमों की आबादी सीमांचल में क्यों बेतहाशा बढ़ने लगी? लोगों का और एक्सपर्ट का मानना है कि इसका मूल कारण सिर्फ उनकी जनसंख्या प्रजनन दर की वजह से न बढ़ के घुसपैठ की वजह से भी उनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बांग्लादेश के रास्ते नेपाल होते हुए रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान बिहार के सीमांचल में प्रवेश कर रहे हैं और सीमांचल के इलाकों की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई राजनेताओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त है, और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ये नेता उन्हें संरक्षण दे रहे हैं, उन्हें बसा रहे हैं, उनका वोट बैंक हासिल कर रहे हैं। और इन्हीं कारणों से खुद जो कभी बहुसंख्यक हिंदू अपने आप को उस इलाके का सरताज समझते थे, आज खौफ के साए में जी रहे हैं। अगर बात करें घुसपैठ के मूल कारणों की, तो कहा जाता है कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस दौरान बांग्लादेशी मुस्लिम माइग्रेट करके असम के रास्ते बिहार में प्रवेश पाए। वो जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है, और विगत कुछ दिनों से जब रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार और अन्य देशों ने मार कर भगाया, तो उनका सबसे इजी टारगेट बना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के कई इलाकों में रोहिंग्या मुसलमान बसते जा रहे हैं। दिल्ली में आए दिन आप रोहिंग्या मुसलमानों के घुसपैठ और उनके इस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते होंगे। आसाम में मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा भी कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो आसाम को और आसाम की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे। ठीक इसी तरह बिहार का सीमांचल वो इलाका है जो सिर्फ चर्चा में है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से ये चर्चा उतनी प्रबल नहीं हो पाई है, स्थिति जितनी भयावह है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 71 के युद्ध में कई मुस्लिम्स माइग्रेट किए, लेकिन उनके माइग्रेशन और इंडिया में घुसपैठ का जो रेशियो है, जो दर है, वो बढ़ता गया। और आज की डेट में स्थिति ऐसी है कि कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान सीधे तौर पे हिंदुस्तान में खुले रास्ते से प्रवेश कर जाते हैं। अब ये खुला रास्ता क्या है? तो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में एक नदी है
मेची नदी। और ये मेची नदी जो है वहाँ पे बॉर्डर का जो एरिया है वो बिल्कुल खुला है, और उस मेची नदी के रास्ते कई रोहिंग्या मुसलमान पहले नेपाल में इंटर करते हैं और उसके बाद बिहार में आ जाते हैं। बिहार में आते ही उन्हें बहुत ही आसानी से आधार कार्ड बना दिया जाता है। कई ऐसे एजेंट्स हैं जो कुछ पैसों के लिए उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ये सारी चीज़ें बनवा देते हैं। और कहा जाता है कि इन्हें कई राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जो ये दावा करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक एकमुश्त उन्हें मिलता है और उस पर उनका हक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये राजनेता जो पिछले कुछ सालों से मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार होने का दावा कर रहे हैं, पिछले कुछ चुनाव में उन्हें भी जोर का झटका धीरे से लग चुका है। जब बिहार की राजनीति में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई, तो मैं आपको बता दूं कि विगत विधानसभा चुनाव में जो बिहार के कुछ मूल नेता हैं उन्हें भी उतना वोट हासिल नहीं हुआ जितना वोट ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार के सीमांचल में हासिल कर ले गए। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो बिहार के जमीनी नेता रहे रामविलास पासवान, और चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं तो अब उनकी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके पुत्र चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने पिछली बार चुनाव में पूरे बिहार में सीटें लड़ी थी, और कहा जाता है कि बिहार के मूल नेता होने के बावजूद चिराग पासवान बस एक सीट जीत पाने में किसी तरह सफल हो पाए। हालांकि बाद में वो भी उनकी पार्टी छोड़ गए, लेकिन हैदराबाद से ओवैसी आकर सीमांचल में 5 सीटें जीत ले गए। कहा जाता है कि इस बार सीमांचल के मुसलमानों ने, जो लालू और नीतीश उन्हें अपना वोट बैंक समझते थे, इसलिए उनके प्रति हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। कभी भी मुसलमानों के वोट को लेके वो मुखर नहीं हुए, उनका कभी उनके घुसपैठ का विरोध नहीं किया। अगर कभी छिटपुट घटनाएं संज्ञान में आई तो उसे इग्नोर किया। इस बार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने लालू और नीतीश को भी वोट न करके ओवैसी को वोट किया। लोगों का मानना है कि मुसलमान लालू और नीतीश को तब तक ही वोट कर रहे हैं जब तक उन्हें एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल जाता। जैसे ही उन्हें ओवैसी के रूप में मुसलमानों का हित साधने और देखने वाला एक नेता मिला, जो मुसलमान की ही सिर्फ राजनीति करते हैं, मुसलमानों के इर्द गिर्द उनकी राजनीति और उनकी बातें होती है, जैसे ही सीमांचल के मुसलमानों को ओवैसी के रूप में एक ऑप्शन मिला, उन्होंने अपना एकमुश्त वोट ओवैसी को दिया। और उसका नतीजा ये रहा कि पूरी 5 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी बिहार विधानसभा में पहुंच गई। हालांकि बाद में जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने उन 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। सिर्फ एक विधायक ओवैसी की पार्टी के रह गए। लेकिन कहा जा रहा है कि भले आप चुनाव के बाद तोड़फोड़ की राजनीति से अपना हित साथ जरूर लें, लेकिन जो सीमांचल के मुसलमानों का मिजाज है वो ये स्पष्ट कर चुका है कि वो अब ओवैसी जैसे नेताओं को अपना अगला कर्णधार और मसीहा मानने लगे हैं। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो कहा जाता है कि 1951 से लेकर 2001 के बीच में हिंदुस्तान में मुसलमानों के बढ़ने की आबादी का प्रतिशत 4% था। वहीं बिहार के सीमांचल में मुसलमानों के बढ़ने की आबादी का प्रतिशत 16% रहा। और सीमांचल के खासकर 2 जिले किशनगंज और अररिया में मुसलमानों के बढ़ने का प्रतिशत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा 25% रहा। इसी क्रम में सीमांचल के इकलौते सांसद प्रदीप सिंह ने पिछले दिनों एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीमांचल में रहना है तो हिंदू बनकर, सनातनी बनकर रहना होगा। उनके इस बयान पर इतना बवाल मचा, इतना बवंडर मचा कि लोग सड़क पर उतर गए, उनका भारी विरोध हुआ और उन्हें आकर बाद में सांसद को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनके कहने का तात्पर्य कुछ और था, उनके बयान को
तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, जो आमतौर पर नेता किया करते हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि कहा जाता है कि जो सांसद प्रदीप सिंह हैं, बीजेपी सांसद जो प्रदीप सिंह हैं, उनके बयान के बाद उनके आवास पर एक मुस्लिम हथियार लेकर पहुंच गया उनका मर्डर करने। किसी तरह सुरक्षाकर्मी और अन्य लोगों ने जब जांच किया तो उसके पास से हथियार बरामद किए गए, उससे रोका गया, उससे पूछताछ की गई तो वो इधर उधर की बातें बनाने लगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सीमांचल का मुसलमान प्रदीप सिंह को हमेशा से टारगेट पर लिए रहता है और वो किसी भी कीमत पर उन्हें ख़त्म करना चाहता है। अगर चुनाव में वो लोग हरा नहीं पा रहे हैं तो बात अगर बैलेट से नहीं बन रही है तो वो बुलेट का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक मुसलमान प्रदीप सिंह को, सांसद को मारने के लिए उनके आवास तक पहुंच गया। तो दोस्तों, वोट का प्रतिशत ग्रोथ जो बढ़ते जा रहा है मुसलमानों का सीमांचल में, और रोहिंग्या मुसलमानों की जो बड़ी घुसपैठ है, दरअसल प्रजनन दर की वजह से ये ग्रोथ ना बढ़ के ये दर घुसपैठ की वजह से बढ़ रहा है। कहा जाता है कि बिहार के जो मुसलमान हैं उनका ग्रोथ सामान्य रूप से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जो घुसपैठ करके जो मुसलमान बिहार में सीमांचल में इन कर रहे हैं, उन्हें इन लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। उन्हें ये लोग आवास और बाकी चीज़ और सुविधाएं और संपर्क सूत्र मुहैया करवाते हैं, जिससे कि उन्हें यहाँ की नागरिकता लेने में सहूलियत होती है। वो बहुत जल्दी यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। और नेताओं को अगर कुछ चाहिए तो वो है वोट, और इसी वजह से नेता बिहार के जो मुस्लिम वोट पाने के लिए लालायित रहते हैं, वो बिहार की सीमाओं के साथ, देश की सीमाओं के साथ समझौता करने से बाज नहीं आ रहे हैं। निसंदेह ये एक चिंता का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। और पिछले कई दिनों में ओवैसी खुद सीमांचल में विजिट करते रहे हैं। सीमांचल उनका फर्स्ट टारगेट है बिहार में, जहां वो प्रत्याशी उतार रहे हैं। जीत हासिल करने से उनका हौसला भी बढ़ रहा है और माना ये जा रहा है कि सीमांचल का ये दायरा बढ़ते बढ़ते दरभंगा, मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुका है। और आए दिन मारपीट और कई ऐसे उत्सव और आयोजनों में बवाल, हुड़दंग और हंगामा मुस्लिम समुदाय के द्वारा मचाया जाता है। हिंदू इससे परेशान हो रहे हैं। अगर वो कंप्लेन भी कर रहे हैं तो राजनीतिक कारणों से उनकी कंप्लेन सुनी नहीं जा रही है, सख्त एक्शन लिया नहीं जा रहा है। इसी वजह से सीमांचल में बीजेपी के जो हिंदू हृदय सम्राट नेता कहे जाते हैं बिहार के, गिरिराज सिंह, उन्होंने एक यात्रा भी निकाली है और बीजेपी सीमांचल को अपने रडार पर लेकर अपना काम शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों, आज जो मैंने बात की बिहार के सीमांचल की, वहाँ बढ़ते मुसलमानों के जनसंख्या की, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की, और जैसा कि मैंने बताया कि अररिया के कुछ गांव में हिंदू इतने अल्पसंख्यक हो गए कि उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपना मकान, पुश्तैनी मकान बेचकर वहाँ से जाना ही उचित समझा। उनकी सारी ज़मीनें और मकान मुस्लिमों ने खरीद लिए। इसी तरह से कहा जाता है कि अररिया के बाद किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में भी एक एक करके हिंदू जहाँ अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें अपनी ज़मीनें और पुश्तैनी मकान बेचकर वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य राजनेता सीमांचल के मुसलमानों के वोट के खातिर जो समझौता, जो राजनीतिक समझौता कर रहे हैं, देश के लिए ये घातक है। और मुझे लगता है कि आपको भी ये महसूस होता होगा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान से बाहर का है, देश में उसे अगर कोई प्रश्रय देता है तो ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना और राजनीतिक कारणों से मुसलमानों को संरक्षण मिलना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जल्द ही मिलेंगे अनसेंसर्ड के अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक पे आपका ज्ञानवर्धन करते हुए।
आपसे जानकारी साझा करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।